ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हरियाणा टुडे। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताएंगे कि मुलाकात हो गई है, लेकिन क्या बात बनेगी। तो चंडीगढ़ में हरियाणा कर्मचारी तालमेल कमेटी के नेताओं और प्रदेश के मुख्य सचिव एससी चौधरी की बैठक हुई। बैठक में मुख्य सचिव ने कर्मचारियों की मांगों पर विचार करने के लिए 3 कमेटियों के गठन का फैसला लिया है, जो अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेंगी। हरियाणा कर्मचारी तालमेल कमेटी के नेताओं के साथ प्रदेश के मुख्य सचिव की अगली बैठक 15 फरवरी को दोबारा होगी। 3 दिन की प्रदेश व्यापी हड़ताल के बाद कर्मचारी नेताओं की हरियाणा सरकार के साथ बैठक हुई। बैठक में कर्मचारी प्रतिनिधियों ने अपनी मांगे रखी, जिन पर गंभीरता दिखाते हुए कमेटियों का गठन करने का फैसला लिया गया। हरियाणा के मुख्य सचिव एससी चौधरी ने मीडिया को बताया कि कर्मचारियों की मांगों पर विचार करने के लिए कमेटियों का गठन किया गया है, जो जल्द ही अपनी रिपोर्ट सौंपेंगी, जिसके बाद 15 फरवरी को कर्मचारियों के साथ अगले दौर की बैठक होगी। कमेटियां गठित की गई है। ये कमेटियां अपनी उसमें कर्मचारियों के प्रतिनिधि भी शामिल किए गए हैं और ये कमेटी अपनी रिपोर्ट जितना जल्दी हो सके देंगी। और इन 1 फरवरी को इनकी एक मीटिंग पहली फरवरी को रखी है इस कमेटी ने, और इन कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद 15 तारीख को जब इनके साथ बैठक होगी दोबारा, उनकी रिपोर्ट पे फिर फैसला किया जाएगा और आगामी बातचीत जारी रहेगी। कर्मचारियों की तमाम मांगों पर विचार करने के लिए सरकार की ओर से बुलाई गई इस बैठक में हालांकि कोई ठोस परिणाम तो नहीं निकला, लेकिन कर्मचारी संगठन इस बैठक को काफी सकारात्मक बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब वो गठित कमेटियों में अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से सुझाव रखेंगे। निश्चित रूप से हम 8-10 आदमियों की कमेटी जो अंदर आई थी, जो सरकार का बर्ताव था, जो सरकार का रवैया था, उससे संतुष्ट तो नहीं कर सकता, लेकिन कोई नाराजगी भी नहीं। तो फिर जल्दी उन्होंने कहा कि हम सीएम साहब के साथ मीटिंग आपकी कराएंगे। हरियाणा सरकार और कर्मचारी भले ही इस बैठक को सकारात्मक बता रहे हों, लेकिन अगर सरकार हड़ताल से पहले ही कर्मचारियों से बातचीत कर लेती तो शायद प्रदेश की जनता को हड़ताल से होने वाली मुसीबतों से दो चार ना होना पड़ता और सरकार का करोड़ों रुपए का नुकसान भी होने से बच जाता। खैर, ये तो वक्त ही बताएगा कि सरकार कितना जल्द इन कर्मचारियों की मांगों पर विचार करती है। चंडीगढ़ से पवन सिंवर एवं तहलका, हरियाणा। तो अपनी मांगों को लेकर कर्मचारियों ने अपनी आवाज उठाई, हड़ताल की, और उस हड़ताल के बाद आज मीटिंग हुई है। मीटिंग में आश्वासन दिया गया है, कमेटियों का गठन किया गया है, लेकिन सवाल यही है कि क्या बात बन पाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे सहयोगी पवन हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। पवन, आपसे जानना चाहते हैं आज की जो मीटिंग हुई है उसका क्या कुछ असर देखा जाएगा? देखिए शारदा, जिस तरीके से 72 घंटे के हड़ताल के बाद जो प्रदेश में जो दिक्कत लोगों को आई थी, उसकी वजह से काफी लोग परेशान हुए थे। और आज जो कर्मचारी तालमेल कमेटी थी हरियाणा की, उसके जो प्रतिनिधि थे उनको मुख्य सचिव हरियाणा सरकार के जो एससी चौधरी है, उन्होंने बैठक के लिए बुलाया था। और आज करीब उनकी 2.5-3 घंटे की बैठक रही। इस बैठक में कई मुद्दों पर सहमति बनी, हालांकि पूर्ण रूप से सहमति नहीं कह सकते। उसके लिए 3 कमेटी बनाई गई है। वो तीनों कमेटियां अपना काम करेगी इस महीने के आखिर तक, और इसके बाद 15 फरवरी को एक बार फिर कर्मचारी तालमेल कमेटी के साथ हरियाणा सरकार की बातचीत होगी। लेकिन इतना तो तय है शारदा इस मामले में कि जो ये आज बातचीत हुई है, अगर ये बातचीत 72 घंटे पहले होती तो शायद जो लोगों को दिक्कतें पेश आई वो भी नहीं आती, सरकार को जो करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ वो भी नहीं होता। लेकिन सरकार ने जो बैठक बुलाई वो 3 दिन की हड़ताल के बाद बुलाई। लेकिन हालांकि आज जो बैठक बुलाई है, इस बैठक में जो कर्मचारी है वो संतुष्ट है। उन्होंने कहा कि उन्हें जो भरोसा मिला है वो इंतजार करेंगे 15 फरवरी। जी पवन, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। इसी सवाल पर हम आ रहे थे कि अगर इस तरीके का बातचीत का रुख पहले अपनाया जाता तो जाहिर तौर पर जनता को परेशानी नहीं होती, सरकार को नुकसान नहीं होता। क्या इस मुद्दे पर कुछ बातचीत हो पाई कर्मचारी संघ के नेताओं से कि क्यों ऐसा रुख पहले नहीं अपनाया गया? जी बिल्कुल, वो जो कर्मचारी नेता थे उनका ये कहना था कि उनकी वजह से जो दिक्कत आई है प्रदेश के लोगों को, वो उसके लिए माफी मांगना प्रदेश की जनता से चाहते हैं। लेकिन उनके साथ उनका ये भी कहना था कि जो ये दिक्कत आई उसकी वजह उनसे ज्यादा सरकार की कमी थी। सरकार ने जो उनकी मांग पूरी नहीं की, उन्होंने बार बार अल्टीमेटम दिया, बार बार उन्होंने कहा कि उनकी मांग को पूरा करने के लिए सरकार गंभीरता दिखाए। लेकिन सरकार ने जब गंभीरता नहीं दिखाई तो आखिर में उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। जी पवन, सरकार से बार बार मांग की गई, गंभीरता दिखाए, लेकिन सरकार की गंभीरता नजर नहीं आई तो हड़ताल का फैसला कर्मचारियों को लेना पड़ा। आप बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच
सर्व कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष धर्मवीर फोगाट हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। धर्मवीर जी, स्वागत है एवं तहलका हरियाणा में आपका। धन्यवाद बहन जी। धर्मवीर जी, आपसे जानना चाहते हैं, आज तालमेल कमेटी की जो बैठक हुई है उस बैठक में कमेटियों का गठन किया गया है, इस फैसले से कितने संतुष्ट हैं आप? हम तो बिल्कुल जैसा सरकार का निमंत्रण था, सरकार ने ये कहा कि खुले मन से बैठिए, हम बातों को सुनना चाहते हैं, उनको हल करना चाहते हैं जी। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हम खुला मन से बैठने को पहले भी तैयार थे, अब भी तैयार हैं। हमारा ये मानना है कोई भी मसला बातचीत से ही हल होता है जी। ये स्थिति ना आती तो भी पहले भी बात हो सकती थी, हमारी कोई दिक्कत नहीं थी। और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हमें 5-7 दिन का समय दीजिए, हम आपको जरूर रिजल्ट दिखाना चाहते हैं। धर्मवीर जी, आज कमेटी के गठन का जो फैसला लिया गया है, क्या उसके लिए कुछ डेडलाइन दी गई है कि कब तक ये कमेटी अपनी जो रिपोर्ट है वो सरकार को सौंपेंगी? हाँ जी, आपसे ये जानना चाहते हैं, जो कमेटी का गठन किया गया है वो अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेंगी, इसके लिए क्या कुछ आखिरी समय सीमा दी गई है? 1 तारीख को होनी है, जिसने रेगुलाइजेशन पे निर्णय लेना है, उस कमेटी की मीटिंग। हमारे 2 लोग उसके अंदर पेश होंगे, अपने विचार रखेंगे जी, और वो कमेटी उसके बाद रिपोर्ट दे देगी जी। और बाकी मसलों पे लेबर लॉ की इम्प्लीमेंटेशन है और दूसरे जो मसले हैं पे बत्तों के, उनको सरकार ने सुनने के लिए अलग से व्यवस्था की है जी। वो ये कह रहे हैं कि हम पूरी तरह से आपको संतुष्ट करेंगे, नहीं मान सकते तो मानने की होगी वो मान लेंगे। हमारा विश्वास है कि इसमें से कोई भी मांग ऐसी नहीं है जो मानी नहीं जा सकती हो या उसमें कोई बहुत बड़ी इम्प्लीकेशन आ जाती हो। तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी सुनवाई करके उनको लागू किया जाएगा। धर्मवीर जी, आपकी उम्मीद है कि कोई भी ऐसी मांग नहीं है जिसे ना माना जाए, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी थी जिसकी वजह से हड़ताल का रुख पहले अपनाना पड़ा, बातचीत का रुख अब लिया गया है? वो तो सरकार ही बता पाएगी। हमारी तरफ से तो 22 तारीख को रैली इतनी बड़ी की गई जिसमें हजार लोग शामिल थे जी। और हमने बाकायदा 6 तारीख को नोटिस दिया है, बताया है हमने कि हम हड़ताल पे जा रहे हैं और बातचीत के द्वारा रास्ता हल होगा। 20 तारीख तक सरकार बुला के हमारे से बात कर ले। सरकार ने बातचीत करने की बजाय जो है उसको देखना उचित समझा होगा, तब की और कार्रवाई होगी। हड़ताल हमारी तरफ से हड़ताल करना कोई जिद का काम नहीं होता, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहे सुनवाई का, तब हम करते हैं जी। आपके लिए मांगों को मनवाने का या फिर अपनी मांगों को उठाने का जरिया कहीं ना कहीं हड़ताल है, ऐसा आपने कहा, लेकिन आपसे अब ये जानना चाहेंगे, जैसा कि सख्त रुख आपका नजर आ रहा था, हड़ताल के वक्त आम जनता को काफी परेशानी हुई, काफी दिक्कतें आम लोगों को झेलनी पड़ी, उसके बावजूद हड़ताल का रुख था। जाहिर तौर पर आज की जो मीटिंग हुई है उसमें इन मुद्दों पर बातचीत हुई होगी, उनमें ये भी चर्चा हुई होगी कि क्या क्या कुछ आपकी मांगे हैं और उन पर किस तरीके से गौर फरमाया जाएगा। आपसे जानना चाहेंगे कौन सी ऐसी मुख्य मांगे हैं जिन पर आज आपकी खास बातचीत हुई? हेलो जी धर्मवीर जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, अब आवाज सुनिए। जी धर्मवीर जी, आपसे जानना चाहते हैं जो आपकी मुख्य मांगे हैं जिन पर आज मीटिंग में भी खासतौर पर बातचीत हुई होगी, जिन पर चर्चा हुई होगी, और उन मांगों पर एक बार फिर से गौर फरमाना चाहेंगे। हाँ, निश्चित तौर पे हमारा तो यही आग्रह है कि उनको पूरा किया जाए जी, और वो पूरी होती है तो निश्चित तौर पे हमारा कोई सरकार के प्रति पूर्वाग्रह नहीं है जी, लेकिन वो सरकार के जिम्मे की बात है, वो पूरा करे उनको। और वो केवल कर्मचारी की मांग नहीं है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, हमारी तरफ से असुविधा होती है काम छोड़ने से, उसके लिए हमें खेद है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं हम जो मुद्दे उठा रहे हैं वो केवल कर्मचारी के नहीं है, वो जनता के भी मुद्दे हैं। उन महकमों के मार्फत सेवा जनता को ही मिल रही है, वो छीनी जा रही है। प्राइवेट परमिट का आप देख लीजिए, जनता की सुविधा छीनेगी उससे। रोजगार का जो इतना हाल ऐसा बुरा बना रखा है वो हमारे ही बेटा बेटियों को, भाई बहनों को भुगतना पड़ता है। कोई कानून लागू नहीं है, न्यूनतम वेतन नहीं लागू है, रेगुलाइजेशन की कोई पॉलिसी नहीं है। ये कोई अकेला कर्मचारी का थोड़ी, सारा समाज का विषय सोचने का। रोजी रोजगार का प्रश्न तो कोई राजनीति का नहीं हो सकता, हम ये कहना चाहते हैं। इन पे खुले मन से सब लोग गौर करें तो हमारे जिम्मे क्यों आएगी ये बात? सारे लोग विचार करें और हमें दें सुझाव इस पे।
कि भाई ये है रास्ता, आप करिए, हम वही करेंगे। जी धर्मवीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया एवं तहलका से बातचीत के लिए। तो सर्व कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष धर्मवीर फोगाट का कहना है कि जो मांगे हैं उनके जरिए सरकार को चेताने की कोशिश की गई थी और इसके लिए हड़ताल का रुख अख्तियार किया गया था। और एक बार फिर से उन्होंने कहा है कि आज की जो मीटिंग हुई है उससे कहीं ना कहीं उन्हें उम्मीद बनी हुई है कि ये जो मांगे हैं उन पर गौर किया जाएगा। हमारे सहयोगी पवन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पवन, आपसे जैसा कि हम बात कर रहे थे कि जो हड़ताल से पहले बातचीत का रुख होना चाहिए था वो पहले क्यों नहीं लिया गया, जैसा कि कर्मचारी नेताओं का कहना है कि सरकार की कहीं ना कहीं इस मामले में देरी है। पहले नोटिस भी दिया गया था, जानकारी थी सरकार को, उसके बावजूद कर्मचारी नेताओं ने हड़ताल की और सरकार को लाखों का नुकसान हुआ। जी बिल्कुल शारदा, जिस तरीके से जो हड़ताल जो होनी थी वो पहले से घोषित थी कि कर्मचारी जो है वो 21, 22 और 23 जनवरी को हड़ताल पर जा रहे हैं। तो ऐसे में सरकार बीच का रास्ता निकालने के लिए जो बातचीत का जो निमंत्रण है वो हड़ताल की घोषणा के वक्त दे सकती थी, उनको बुला सकती थी बातचीत के लिए। हो सकता है कि कर्मचारी सरकार का भरोसा मिलने के बाद, आश्वासन मिलने के बाद अपनी हड़ताल को टाल देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 3 दिन प्रदेश में लोगों को काफी दिक्कतें पेश आई, जगह जगह पे पानी की सप्लाई रोक दी गई थी, बिजली के नहीं आने की वजह से ब्लैकआउट कई जगह पे प्रदेश में रहा। तो ऐसे में सरकार ने जो रास्ता निकालना था बीच का वो पहले निकालने की बजाय बाद में निकाला। 3 दिन की हड़ताल के बाद आज सरकार ने बातचीत के लिए कर्मचारी तालमेल कमेटी को बुलाया, जबकि सरकार चाहती तो ये बातचीत पहले भी हो सकती थी। जो आज आश्वासन दिया गया है वो आश्वासन, वो मांग पूरी करने के लिए जो कमेटी का गठन है वो शायद सरकार पहले कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जी पवन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि आज कर्मचारी नेताओं ने बैठक की है और इस बैठक में जो फैसला लिया गया है उसके मुताबिक अब 3 कमेटियों का गठन किया गया है और ये कमेटियां अपना जो रिपोर्ट है अपनी वो सरकार को सौंपेंगी और उसके बाद अगली मीटिंग फिर से मुख्य सचिव के साथ कर्मचारी नेताओं की होगी 15 फरवरी को। देखना होगा कि क्या कुछ बात आज की इस मीटिंग से बन पाती है। और इसके बाद अब बात करेंगे एक और हड़ताल की। प्रदेश में कर्मचारियों की हड़ताल के बाद लगता है डॉक्टर्स भी उसी राह पर चलने वाले हैं। हरियाणा सिविल मेडिकल एसोसिएशन के सदस्यों ने आज प्रदेश में काली पट्टी बांधकर काम किया और अपनी नाराजगी का इजहार किया। इनकी मांग है कि इन्हें पंजाब के समान वेतनमान समेत दूसरी सुविधाएं दी जाएं। मांगे ना माने जाने की सूरत में हड़ताल पर जाने की चेतावनी भी दी गई है। पहले रोडवेज का चक्का जाम रहा, उसके बाद हरियाणा तालमेल कमेटी के आह्वान पर कर्मचारियों की 3 दिन की हड़ताल और अब प्रदेश में हरियाणा सिविल मेडिकल एसोसिएशन के सदस्यों की नाराजगी। ये नाराजगी एक और हड़ताल के संकेत दे रही है और लग रहा है कि प्रदेश में हड़ताल का सिलसिला सा शुरू हो गया है। हरियाणा सिविल मेडिकल एसोसिएशन के सदस्यों ने शुक्रवार को काली पट्टी बांधकर काम किया। रोहतक में भी HCMS की नाराजगी देखने को मिली। इन लोगों की मांग है कि उन्हें पंजाब के समान वेतन और सुविधाएं दी जाए। 26 जनवरी को रोहतक में HCMS की एक बैठक बुलाई गई है जिसमें आगे की कार्रवाई पर फैसला लिया जाएगा। डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो पहले टोकन हड़ताल होगी या फिर वो सीधे बेमियादी हड़ताल पर चले जाएंगे। अपनी मांगों के लिए सरकार से पिछले 5-6 साल से लगातार डिमांड कर रहे हैं। अभी कम से कम हमारे को आप हरियाणा नंबर 1 बोल रहे हैं कि पंजाब के पैटर्न पे तो एक वेतनमान दे दीजिए, जबकि हरियाणा और पंजाब की पॉपुलेशन एक लगभग बराबर है। पंजाब 2.5 करोड़ से ऊपर है हरियाणा और पंजाब की पॉपुलेशन। हरियाणा में सिर्फ 2000 डॉक्टर काम कर रहे हैं, पंजाब में 7000 डॉक्टर काम कर रहे हैं। उसके पंजाब के डॉक्टरों से ज़्यादा काम करते हुए भी हरियाणा के डॉक्टर्स को कम वेतनमान मिल रहे हैं और कम सुविधाएं मिल रही हैं। उधर पानीपत के सरकारी अस्पताल में भी डॉक्टर्स ने काली पट्टी बांधकर काम किया और वेतनमान में इजाफे की मांग की। डॉक्टर्स ने कहा कि वो काम तो ज्यादा करते हैं लेकिन उनके साथ भेदभाव हो रहा है। हमारी डिमांड्स हैं, एक तो पीजी की जो इंक्रीमेंट्स हैं वो जो है जैसे ही डॉक्टर की जो जॉब लगती है, जो जॉब एंट्री होती है उसी समय से लगनी चाहिए। और एक जो है कि डॉक्टरों को एंट्री लेवल पे ही क्लास 1 का जो स्केल जो है वो मिलना चाहिए। डिमांड्स हैं, एक तो बेसिक स्केल हमारा 15,600 होना चाहिए स्टार्टिंग सैलरी,
और क्लास 1 होनी चाहिए, नहीं तो स्टार्टिंग क्या है क्लास 2 है आज तक। ACP जो है उसमें 2 इयर्स की रूरल सर्विस मस्ट है, उससे एग्जाम्पशन चाह रहे हैं डॉक्टर्स। वो मान लो रूरल पोस्टिंग नहीं भी कर पाते, अर्बन में भी लगे रहते हैं या सिटीज़ में या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, तो उससे क्या नाम है ACPs में रुकावट ना हो। हरियाणा सिविल मेडिकल एसोसिएशन के सदस्यों ने शुक्रवार को काली पट्टी बांधी और अपनी नाराजगी का इजहार किया। ये नाराजगी बयां कर रही है कि प्रदेश में एक और हड़ताल हो सकती है और अगर ये हड़ताल हुई तो परेशानियां और ज्यादा बढ़ सकती हैं। A1 तहलका हरियाणा के लिए रोहतक से सुदर्शन पवार के साथ, पानीपत से कुलवंत सिंह की रिपोर्ट। और रोहतक से A1 विशेष संवाददाता सुदर्शन पवार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए। सुदर्शन, आपसे जानना चाहते हैं, आज कहीं ना कहीं संकेत दिए गए हैं हड़ताल के, काली पट्टी बांधकर काम किया गया है, क्या कुछ आगे रुख नजर आ रहा है? देखिए सुरेश जी, आज SCMS एसोसिएशन है उसने स्पष्ट संकेत दे दिए हैं कि सरकार से नाराज हैं। पहले से जो बातचीत चल रही थी वो सिरे नहीं चढ़ी है और आगे यदि उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो रुख साफ है कि वो पहले टोकन हड़ताल की बात कर सकते हैं या सीधे जो है हड़ताल पर जा सकते हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा सकते हैं। डॉक्टर कुलदीप सिंह जो SCMS एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने A1 तहलका हरियाणा से खास बातचीत में साफ कर दिया है कि उनके जो टकराव की स्थिति बिल्कुल सामने है और ऐसे में उनके सामने आंदोलन के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता है। जी सुदर्शन, आंदोलन के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता है ऐसा कहना है, लेकिन आपसे खासतौर पर ये जानना चाहेंगे क्या कुछ समय सीमा भी दी गई है हड़ताल पर जाने से पहले? क्या कुछ ऐसा नोटिस भी दिया गया है कि कब तक मांगों पर गौर किया जाए? देखिए SCMS एसोसिएशन ने आज से काली पट्टी लगा के काम करना शुरू किया है। 26 जनवरी को उनकी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक है रोहतक में, उसमें डिसीजन लिया जाएगा कि आगे क्या कार्रवाई की जाए। पहले टोकन स्ट्राइक करें, सीधे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएं, सरकार को चेतावनी दे या क्या अगला स्टेप हो। 26 जनवरी को डिसाइड होगा कि SCMS एसोसिएशन पूरे प्रदेश में अगला कदम क्या उठाती है। सुदर्शन, जाहिर तौर पर कर्मचारी नेताओं ने हड़ताल की, कई विभागों की हड़ताल रही जिसका प्रदेश सरकार को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से अब अगर ये हड़ताल हो जाती है तो जाहिर तौर पर जनता की परेशानी और ज्यादा बढ़ने वाली है। निश्चित देखिए सुरेश जी, हरियाणा के अंदर लोगों की दिक्कतों का जो है जो पहाड़ है वो टूटता नजर नहीं आता है। पहले कर्मचारी 3 दिन तक हड़ताल करके हटे हैं, बिजली पानी के लिए हाहाकार मचा पूरे प्रदेश में, सभी ने देखा। और उसके बाद अब SCMS एसोसिएशन ने राग अलाव दिया है हड़ताल का, लंबे रूप से जो है हड़ताल पे जाने का। तो कहीं ना कहीं सीधा खामियाजा लोगों को उठाना पड़ सकता है। प्रदेश में डॉक्टरों की संख्या पहले से ही कम है, ऐसे में यदि ये डॉक्टर हड़ताल पर जाते हैं तो दिक्कतें कहीं ना कहीं बढ़ रही है। हालांकि सरकार ने ठेके पर जिन लोगों को भर्ती किया हुआ है वो हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे। सरकार के पास ये एक विकल्प खुला रहेगा, जैसे पहले रोडवेज और कर्मचारियों की हड़तालों को तुड़वाने के लिए सरकार ने फॉर्मूला निकाला है कि ठेके पर जो कर्मचारी एकदम से भर्तियां शुरू की और उसके साथ जो सरकार ने 3 दिन किसी न किसी तरीके से 3 दिन निकाल दिए और अंत तक कर्मचारियों को बातचीत के लिए खुद आना पड़ा। ठीक है, ऐसे ही सरकार ने इसका भी अल्टरनेट निकाला हुआ है कि स्थायी रूप से ठेके पर भर्ती की जा रही है, लेकिन बड़ी संख्या और लोगों की है जो सरकारी नौकरी में काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो लोग अगर हड़ताल पे जाएंगे तो स्वास्थ्य सेवाओं का सरमराना तय है और इसका सीधा खामियाजा लोगों को भुगतना होगा। जी सुदर्शन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि SCMS के आज ओर से जो काली पट्टियां बांधकर अपना रोष प्रदर्शन किया गया है, रोष जाहिर किया है अपनी मांगों को लेकर। लंबे समय से ये लोग मांग उठा रहे हैं, पंजाब के समान वेतनमान और कुछ और अन्य सुविधाएं भी हैं जिनकी मांग ये डॉक्टर्स कर रहे हैं और इसी को लेकर हड़ताल पर जाने के संकेत भी दिए गए हैं। इसी खबर पर पानीपत से A1 संवाददाता कुलवंत सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर है। कुलवंत, आपसे ये जानना चाहते हैं, जैसा कि हड़ताल के संकेत कहीं ना कहीं आज दिए गए हैं, क्या कुछ परेशानियां हो सकती हैं और क्या कुछ मुख्य मांगी है? देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं सरकारी के ऊपर दबाव बनाने का काम परिवर्तित जो चिकित्सक हैं वो अपना रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों रोडवेज की हड़ताल हुई थी तो उन्होंने जो अपना रुख अपनाया था तो अगले दिन ही हड़ताल वापस हो गई थी। कहीं ना कहीं सरकार ने अपनी जो हड़कर्मी थी वो वापस ले ली थी और जो कर्मचारियों की मांग थी उसको पूरा कर दिया गया था। हालांकि जो 3519 जो उनकी प्राइवेट जो बस संख्या है उनको वापस लेने की मांग की थी वो पूरी न हो गई। तो आज इसी के चलते जो पानीपत के जो डॉक्टर है स्वास्थ्य विभाग से उन्होंने काली पट्टी बांधकर आज विरोध
कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि उनकी मांगे पूरी की जाए और वेतन वृद्धि की मांग की जाए। जो पिछले काफी सालों से जो सेकंड स्टेज पर जो चिकित्सक भर्ती है, जो उन्होंने फर्स्ट स्टेज पर भर्ती करने की मांग करते हैं और कई मांगे की जो है और जी कई मांगे हैं कुलवंत, जिनको लेकर आज कहीं ना कहीं रोष प्रदर्शन किया गया है और एक बार फिर से मांग उठी है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ HCMS के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर है। कुलदीप जी स्वागत है एवं तहलका हरियाणा में आपका। नमस्कार मैम। जी कुलदीप जी आपसे जानना चाहते हैं, आज काली पट्टी बांधकर कहीं ना कहीं अपना रोष जताया गया है और अपनी मांगों को एक बार फिर से उठाया गया है। क्या कुछ ऐसी मांगे हैं जिनके लिए कहीं ना कहीं हड़ताल के संकेत भी आपकी ओर से दिए जा रहे हैं? नहीं मैम, हम बहुत कम से कम 2 साल से लगातार सरकार से मिलते रहे हैं, सरकार के नुमाइंदों से मिलते रहे हैं। जो हमारी डिपार्टमेंट के चीफ सेक्रेटरी हैं, उनसे डिपार्टमेंट की जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उनसे मिलते रहे हैं जी। और बार बार हमारे को आश्वासन देते रहे कभी आपकी डिमांड पूरी कर दी जाएंगी। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने क्या कर दिया, अभी जो रेगुलर डॉक्टर्स हैं वो तो 40 से 45 हज़ार में भर्ती कर रहे हैं और जो कॉन्ट्रेक्चुअल डॉक्टर हैं वो 80 से 90 हज़ार में भर्ती कर रहे हैं। तो एक तरफ तो आम एम्प्लॉय तो ये वो डिमांड कर रहे हैं अभी ठेका वालों को पक्का करो, और हमारे क्या हो रहा है कि जो रेगुलर एम्प्लॉयज हैं वो ठेके पे जाने के लिए तैयार बैठे हैं जी। तो ये देखिए कि कितनी असमंजस की स्थिति बनी हुई है पूरे स्टेट में। अब एक तरफ एम्प्लॉयज कह रहे हैं कि हमारे को पक्का करो और हम हमारे डॉक्टर कह रहे हैं कि हमारे को कच्चा ही कर दो जी। तो कम से कम ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हम लगातार पीछे हमारे जिनसे मिले अफसरों से जो उसमें सचिवालय में बैठे हैं जी, उन्होंने बार बार इवन हमारे को ये कह दिया गया ये फाइल आपकी वहाँ पड़ी है, वहाँ से वहाँ दे आइए, वहाँ से वहाँ दे आइए। तो इससे तो बात नहीं बनने वाली। कुलदीप सिंह जी, ये जो समस्याएं आप बता रहे हैं जिनकी वजह से काफी परेशानी पेश आ रही है, उसकी वजह क्या मानते हैं? मैम, जो नकारात्मक रवैया है सरकार का जी, हम सरकार ने हमारे को मार्च 2008 को बोला था हम पंजाब से 21 वेतनमान देंगे आपको जी। आज पंजाब से ज्यादा वेतनमान देंगे, ये मुख्यमंत्री जी ने असेंबली के फ्लोर पे बोला था जी। हम इंतजार करते रहे कि मुख्यमंत्री जी का आश्वासन कभी तो पूरा होगा। असेंबली के फ्लोर पे बोली हुई बात पूरी होती है। छठा वेतन आयोग आ गया 2009 में, उस टाइम पे भी हमारी मांगे पूरी नहीं हुई। ये कह रहे थे पंजाब के समान वेतनमान देंगे, पंजाब में मिलता है 4914 जी, जो ATP मिलती है, लेकिन हमारे को 5, 10, 15 और वो भी 5, 10, 15 भी तरह तरह की कंडीशन लगा दी गई उसके ऊपर भी जी। और अब एक नई प्रक्रिया शुरू कर दी है कि ठेके पे भर्ती करना शुरू कर दो। ठेके वाले क्या कर रहे हैं, अभी जो मेडिको लीगल वर्क होता है, पोस्टमार्टम ड्यूटी होती है, VIP ड्यूटी होती है, हैंडीकैप वो ड्यूटी होती है, वो कोई नहीं करते। वो है 8 से 2 तक काम करेंगे 6 घंटे, बाकी काम कौन करेगा? सरकार जो ये पॉलिसी बनाते हैं कम से कम उनको फील्ड लेवल पे आके सोचना चाहिए इन बातों को। जी कुलदीप सिंह जी, कहीं ना कहीं आपका कहना है कि जो पॉलिसी बनाई गई है वो सही नहीं है और उसकी वजह से परेशानी हो रही है। आपसे जानना चाहते हैं, फिलहाल जिस तरीके से आज रोष जाहिर किया गया है, आगे हड़ताल पर जाने की चेतावनी भी दी गई है, क्या कुछ रणनीति बनाई गई है? क्या हड़ताल पर जाने की आपकी जो रणनीति है वो बनी हुई है या फिर कुछ और बातचीत का जरिया भी सरकार की ओर से दिया जा रहा है? नहीं, सरकार की तरफ से बातचीत का रवैया अभी थोड़ा बहुत जो हमारे को संकेत मिल रहे हैं, अभी 1-2 फाइल मूव हुई है हमारी आगे। हम 26 तारीख को हमारी प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग हो रही है रोहतक में, और प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग में ये डिसीजन होगा कि हड़ताल पे जाया जाए या सरकार को कुछ टाइम दिया जाए, लेकिन हम टाइम दे दे के थक चुके हैं। जी कुलदीप सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया एवं तहलका से बातचीत के लिए। तो 26 जनवरी को बैठक होगी और उसमें तय किया जाएगा कि हड़ताल पर जाया जाएगा HCMS की ओर से या फिर नहीं, या फिर सरकार को कुछ एक बार फिर से बातचीत का मौका दिया जाएगा। लेकिन जाहिर तौर पर अगर HCMS की ओर से हड़ताल शुरू की जाती है तो प्रदेश की जनता को एक बार फिर से परेशानी झेलनी पड़ सकती है। और अब बात करेंगे प्रदेश कांग्रेस में फिर हावी हो रही गुटबाजी की।
जी हां, प्रदेश कांग्रेस की गुटबाजी राज्यसभा की खाली हो रही 2 सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर भी सामने आ गई है। खबर है कि हुड्डा खेमा पार्टी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष फूलचंद मुलाना को राज्यसभा भेजने में लगा है, जबकि एंटी हुड्डा खेमा की पसंद एक बार फिर से ईश्वर सिंह है। हालांकि अभी तक कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। प्रदेश में राज्यसभा की खाली हो रही 2 सीटों पर उम्मीदवार को लेकर भी प्रदेश कांग्रेस की गुटबाजी सामने आने लगी है। पार्टी की ओर से हालांकि अब तक उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन खबर ये है कि सीएम हुड्डा खेमा प्रदेश कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष फूलचंद मुलाना को राज्यसभा भेजने की तैयारी में है, जबकि एंटी हुड्डा खेमा इसकी मुखालफत कर रहा है। दलित नेता और भी बहुत हैं, वो तो ऑलरेडी अध्यक्ष पद पर है माननीय फूलचंद मुलाना जी, तो और बहुत दलित नेता हैं। माना जा रहा है कि कुमारी सैलजा खेमे की पसंद फिर से ईश्वर सिंह हैं। हालांकि राज्यपाल भूखड़ी कह रहे हैं कि नाम फाइनल तो पार्टी आलाकमान को ही करना है। अगर बहन जी सैलजा जी कहती हैं तो ठीक है, जिसका भी वो नाम प्रपोज करेंगी, हाईकमांड से बातचीत करेंगी, जो भी बनेगा ठीक है, हम उसका थैंक्स करेंगे, धन्यवाद करेंगे। 7 फरवरी को राज्यसभा के लिए चुनाव होने हैं। प्रदेश में राज्यसभा की 2 सीटें खाली हो रही हैं। कांग्रेस आलाकमान ने अब तक उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। हरियाणा कांग्रेस में नेता अपने करीबी को फिट करने में जुट गए हैं। उधर खबर ये भी है कि दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को भी हरियाणा या हिमाचल की सीट से राज्यसभा में भेजा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, A1 तहलका, हरियाणा। और इस खबर पर A1 संवाददाता भारत भूषण हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। भारत, आपसे जानना चाहते हैं, क्या ये माना जाए कि एक राज्यसभा सीट के लिए प्रदेश की गुटबाजी का एक बार फिर से असर देखा जाएगा? जी बिल्कुल शारदा, जो है सबसे पहले जो है मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और शैलजा की गुटबाजी जो है बिल्कुल कई तरह से खुल के सामने भी आ चुकी है। और जो कुमारी शैलजा के समर्थक माने जाते हैं सरोरा से कांग्रेस विधायक राजपाल भूखड़ी, वो तो अब मंचों के माध्यम से ये बेशक बयान देने लगे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जो है सन 2004 में कुमारी शैलजा ने ही मुख्यमंत्री बनवाया था, क्योंकि वो जो है सोनिया गांधी काफी नजदीक है। और इस बार भी उनका ये कहना है कि ईश्वर सिंह को अगर जो कुमारी शैलजा ईश्वर सिंह का नाम दोबारा कांग्रेस हाईकमान के पास प्रस्तावित करती हैं, तो कांग्रेस हाईकमान जो है उनके नाम पर ही मोहर लगाएगा। और यदि मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा फूलचंद मुलाना जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनको राज्यसभा में भेजने की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको जो पूरी तरह से एक बेवकूफी बता रहे हैं कि एक मूर्खता वाला काम है, क्योंकि उनके पास जो है पहले ही प्रदेश की जिम्मेवारी है और ऐसे में उनको जो है राज्यसभा में भेजना बिल्कुल उचित नहीं रहेगा। जी शारदा जी, भारत, जैसा कि राज्यपाल भूखड़ी ने साफ तौर पर कहा कि फूलचंद मुलाना प्रदेश अध्यक्ष हैं, ऐसे में कई और कांग्रेसी दलित नेता हैं जो लाइन में है, उनका संकेत कहीं ना कहीं साफ तौर पर ये माना जाए ईश्वर सिंह की ओर था। जी जी बिल्कुल, जो है क्योंकि ईश्वर सिंह जो है कुमारी शैलजा के गुट के ही एक है, उनसे पहले भी जो है कुमारी शैलजा ने ही नाम प्रस्तावित किया था ईश्वर सिंह का, और इस बार भी जो है वो एक बार फिर से ईश्वर सिंह के नाम की ही चर्चा कुमारी शैलजा के गुट में जो है पूरी तरह से चल रही है कि वो एक बार फिर से उन्हीं का नाम ही आगे रखेंगे। और जो भी खुद राज्यपाल भूखड़ी है वो खुद जो है विधानसभा के ही टिकट से चुनाव लड़ने के दावेदार हैं। इसी प्रकार से नरेश शेरवाल जो कुमारी शैलजा गुट से माने जाते हैं, वो भी जो है विधानसभा से ही चुनाव लड़ने के दावेदारी अपनी पेश कर रहे हैं। तो ऐसे में जो है केवल एक ईश्वर सिंह ही बचते हैं जो एक दलित नेता भी हैं और जो राज्यसभा में भी जा सकते हैं। जी शारदा, भारत, यहाँ जानना चाहेंगे, क्या कुछ संकेत भी दिए गए हैं कि किसके नाम पर मोहर लग सकती है? हालांकि एक बार फिर से जवाब यही मिलता है कि हाईकमान को ही फैसला लेना है, लेकिन कहीं ना कहीं संकेत भी कुछ ना कुछ नजर आए। जी बिल्कुल, देखिए शारदा, जो है यदि साफ तौर से देखा जाए कि अगर मुख्यमंत्री की जो है सोनिया गांधी के दरबार 10 जनपद पर जो उनकी पकड़ जिस प्रकार से है, अगर वहां पर मुख्यमंत्री की चलती है तो कहीं ना कहीं जो है वो फूलचंद मुलाना को टिकट दिलाने में कामयाब रहेंगे। लेकिन जिस प्रकार से हरियाणा में जो है कांग्रेस के 9 सांसदों में से एकमात्र कुमारी शैलजा ही ऐसी सांसद हैं जिनको केंद्र में कैबिनेट का दर्जा प्राप्त है, और वो लगातार दूसरी बार जो है हरियाणा का प्रतिनिधित्व कर रही है केंद्र में। तो ऐसे में हरियाणा की तरफ से जो है एक मजबूत दावेदारी जो कुमारी शैलजा है वो प्रस्तुत कर सकती है, और जो हो सकता है कि लगभग ये तय भी माना जा सकता है कि जो कहीं ना कहीं ईश्वर सिंह के नाम पर मोहर लग सकती है। जी शारदा जी, भारत, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि राज्यसभा की 2 सीटें खाली हो रही हैं और उसी में एक सीट को लेकर कांग्रेस की गुटबाजी कहीं ना कहीं साफ तौर पर एक बार फिर से नजर आ रही है। आपको बता दें कि इस फैसले में भी कांग्रेस की गुटबाजी कहीं ना कहीं पूरे फैसले पर हावी होती नजर आ रही है।
और उकलाना से कांग्रेस विधायक नरेश सेलवाल हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नरेश जी, स्वागत है एवन तहलका हरियाणा में आपका। थैंक यू। नरेश जी, आपसे जानना चाहते हैं, राज्यसभा की एक सीट पर जैसा कि प्रदेश अध्यक्ष फूलचंद मुलाना का नाम भी सामने आ रहा है, इसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है? देखिए मैडम, बात ये है जी, माननीय फूलचंद मुलाना जी ऑलरेडी हमारी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है और माननीय राहुल जी ने ये फैसला किया कि एक व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी के अंदर एक ही पद मिलेगा। तो मुलाना जी ऑलरेडी प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के, तो उनके पास तो ऑलरेडी पद है। और रही दूसरी बात, कहीं ना कहीं जयवीर जी का नाम भी हमने सुनने में मिला है, वाल्मीकि जी का, तो वो भी कांग्रेस पार्टी के विधायक है और मुख्य संसदीय सचिव भी है सरकार के अंदर। तो जो ऑलरेडी पदाधिकारी है तो उनका तो सवाल ही नहीं उठता कि भाई उनको नॉमिनेट किया जाए। और दूसरा जो दावा है जो ईश्वर सिंह जी का, वो जो आज तक पहले जितने भी राज्यसभा के सदस्य बने हैं तो उन सबको दूसरी टर्म दी गई है, तो इसलिए सबसे मजबूत दावा उन्हीं का बनता है कि दोबारा उनको एक बार फिर राज्यसभा सदस्य बनाया जाए। नरेश जी, कई फैसलों में देखा जाता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं दो गुटों में बटी हुई नजर आती है, क्या इस फैसले में भी ये गुटबाजी असर डालने वाली है, आपको लगता है? नहीं, देखिए मैडम, गुटबाजी की बात ऐसी कोई बात नहीं है। अगर हाईकमान से श्रीमती सोनिया गांधी जी से और माननीय राहुल जी से जो फैसला आता है, जिसका भी नाम वो नॉमिनेट करते हैं, हम सब उस पर सहमत है। पार्टी के अंदर ऐसा कोई मतभेद नहीं है, लेकिन मैं जहाँ तक मानता हूँ दावा तो ईश्वर सिंह जी का सबसे मजबूत है। जी नरेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया एवन तहलका से बातचीत के लिए। तो उकलाना से कांग्रेस विधायक नरेश सेलवाल एक बार फिर से कह रहे हैं कि जो दावा है राज्यसभा सीट के लिए वो कहीं ना कहीं ईश्वर सिंह का मजबूत है। उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश अध्यक्ष फूलचंद मुलाना का नाम इस मामले में सामने आ रहा है तो कहीं ना कहीं ऐसा कहना बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि वो पहले से ही एक पद पर हैं और उनका इस फैसले के लिए आगे आना नाम उचित नहीं है। हालांकि उन्होंने एक और नाम सुझाया है कि कांग्रेस विधायक हैं और जयवीर वाल्मीकि, उनका भी नाम इसमें सामने आ रहा है कि अगर उनके नाम पर भी विचार किया जा सकता है। और इसके साथ ही एक बार फिर से उन्होंने दावा हालांकि ईश्वर सिंह के नाम का दोहराया है, जिस पर जैसा कि हम बात कर रहे थे कि गुटबाजी कहीं ना कहीं सामने आती है। शैलजा गुट लगातार ईश्वर सिंह के नाम को राज्यसभा सीट के लिए आगे कर रहा है। और अब एक और राजनीतिक बड़ी खबर, वापस इनेलो में सैनी शामिल हो गए हैं। हरि सिंह सैनी ने आज इनेलो ज्वाइन कर लिया, इस खबर पर चर्चा करेंगे। हाल ही में कांग्रेस को अलविदा कहने वाले पूर्व मंत्री हरि सिंह सैनी ने आज हिसार में इनेलो का दामन थाम लिया। हरि सिंह सैनी ने इनेलो नेता अभय चौटाला की मौजूदगी में इनेलो ज्वाइन की। हरि सिंह सैनी ने 26 साल पहले अपना राजनीतिक करियर इनेलो के साथ शुरू किया था। उधर अभय चौटाला ने सैनी के इनेलो में शामिल होने के फैसले का स्वागत किया है। चौधरी देवीलाल सरकार में मंत्री रह चुके वरिष्ठ नेता हरि सिंह सैनी की एक बार फिर घर वापसी हुई है। कुछ दिन पहले ही कांग्रेस को अलविदा कहने वाले हरि सिंह सैनी शुक्रवार को इनेलो में शामिल हो गए। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा समेत कई बड़े इनेलो नेताओं की मौजूदगी में सैनी इनेलो में शामिल हो गए। सैनी ने कहा कि अब वो इनेलो पार्टी में हैं और पार्टी उन्हें जो आदेश देगी वो वैसा ही करेंगे। नेशनल लोकदल में को ज्वाइन करने की घोषणा करता हूं। और मेरे दिल की बात यह है कि मैं बड़ा सुकून महसूस कर रहा हूं, क्योंकि मैं अपने घर में मेरी वापसी हो गई। अब मैं पार्टी में प्रवेश कर रहा हूं, पार्टी के आदेश अनुसार चलूंगा। उधर इनेलो नेता और एलनाबाद से विधायक अभय सिंह चौटाला ने हरि सिंह सैनी का पार्टी में स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि सैनी के पार्टी में शामिल होने से हिसार में इनेलो को और मजबूती मिलेगी।
पुराने जो अपने रिश्ते थे, इनमें किसी कारणवश कोई छोटी मोटी खटास पैदा हो गई थी। आज वो खटास खत्म करके नए सिरे से पार्टी में जो इन्होंने शामिल होने की बात कही, मैं इसको शामिल नहीं मानता, मैं तो इसको घर वापसी मानता। हरि सिंह सैनी ने 26 साल पहले जिस पार्टी से अपने राजनीतिक करियर की सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू किया था, अब वापस उसी का दामन थाम लिया है। कई सालों तक कांग्रेस की राजनीति करने के बाद सैनी वापस इंडियन नेशनल लोकदल में शामिल हो गए हैं। इससे पहले हरि सिंह सैनी पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। हिसार से मुकेश शर्मा, एवं तहलका, हरियाणा। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे हत्या या फिर खुदकुशी। जी हां, खबर कोसली से है। कोसली के नाहड़ गांव की नहर से एक युवक युवती का शव मिला है। दोनों शवों पर चोट के निशान हैं। जानकारी के मुताबिक लड़का नाहड़ गांव का रहने वाला था, जबकि लड़की कुहारट गांव की। ये दोनों 12वीं कक्षा में साथ पढ़ते थे और दोनों 17 जनवरी से ही लापता थे, जिसके बाद आज दोनों के शव नहर में एक साथ बंधे हुए मिले। लड़के के परिजनों ने लड़की के घर वालों पर आरोप लगाया है। वहीं पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। कोसली में 17 जनवरी को घर से लापता हुए युवक युवती के शव नाहड़ गांव की नहर में तैरते हुए मिले। दोनों के शव एक साथ चुन्नी में बंधे हुए मिले हैं। दरअसल लड़की कुहारड़ गांव की रहने वाली थी और लड़का नाहड़ गांव का। दोनों 12वीं कक्षा में पढ़ते थे, लेकिन 17 जनवरी के बाद से दोनों का कोई सुराग नहीं था, जिसके बाद शुक्रवार को इनके शव नहर में तैरते हुए मिले। लड़के के परिजन मौके पर पहुंचे। उनका आरोप है कि लड़की वालों ने लड़के की हत्या की है। 3 बजे लड़की का बाप आया था घर पे, बोल रहा था कि आपका लड़का कहाँ पे है। हमने बताया कि हमें तो स्कूल गया होगा शायद। उन्होंने बोला कि नहीं, स्कूल नहीं गया, वो मेरी लड़की को लेकर कहीं चला गया। उन्होंने कहा कि हमारी लड़की तो गई हमारे घर से, लेकिन आपका लड़का भी नहीं मिलेगा आपको। तो क्या आशंका जताते हो आप? ये हमें शक है बिल्कुल पूरा लड़की के बाप की शायद उसको धोखे से बुलाया गया, अपने घर पे फोन करके उसको मार के डाला गया। 17 जनवरी को ही लड़की के पिता ने पुलिस में लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी, जिसके बाद पुलिस लगातार मामले की छानबीन कर रही थी। तो हमारे पास इन्होंने शिकायत दी थी, उसके बाद हमने इनकी तलाश शुरू कर रखी थी। मोबाइल इनकी स्विच ऑफ आ रहा था, डिटेल हमने निकलवा रखी थी। और आज पता चला भाई ये डेड बॉडी है लड़का और लड़की की, जो डिनर के पास। क्या शव की पहचान हो पाई है? कहाँ के हैं? हाँ, शव की पहचान होगी। लड़का नाहड़ का है, लड़की कुहाड़ की। दोनों के शव मिलने के बाद पुलिस भी अनजान है कि आखिर इनकी हत्या किसने की है या फिर इन दोनों ने खुदकुशी की है। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है। मोबाइल नंबर लेकर वो ट्रेसिंग पर लगवा रखे थे और उनके रिश्तेदारी हम सभी में तलाश की थी, होटल वगैरह चेक किए थे रेवाड़ी के। तो क्या आशंका जताई जा सकती है ये हत्या है, ये आत्महत्या है? नहीं, अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, मेडिकल होने के बाद ही पता चलेगा। इस बात पर अभी पर्दा है कि आखिर दोनों की मौत कैसे हुई है। क्या दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और अपने प्यार को परवान ना चढ़ता देख दोनों ने खुदकुशी की है, या फिर इज्जत के नाम पर एक और प्रेमी जोड़े की हत्या की गई है? अभी बस इंतजार है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का, जिसके आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। एवं तहलका, हरियाणा के लिए कोसली से नवीन की रिपोर्ट। अब
अब खबर कलानौर से। कलानौर के कहनौर गांव में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में लूट की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की गई। लूट की बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए 3 बदमाश बैंक में घुसे और ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी, लेकिन सुरक्षा गार्ड्स की बहादुरी से वे ऐसा करने में कामयाब नहीं हो पाए। बैंक में तैनात गार्ड्स ने एक बदमाश को धर दबोचा। हालांकि पूरी वारदात में बैंक के दोनों सुरक्षा गार्ड घायल हो गए, जिनका पीजीआई रोहतक में इलाज चल रहा है। कलानौर के कहनौर गांव में एसबीआई बैंक को लूटने की नाकाम कोशिश की गई। शुक्रवार दोपहर हथियारों से लैस 3 बदमाश बैंक में घुसे और अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। जब बैंक की सुरक्षा के लिए तैनात गार्ड बीच में आए तो बदमाशों ने उन पर गोली चला दी। बावजूद इसके दोनों गार्डों ने बड़ी ही हिम्मत से काम लिया और बदमाशों को अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होने दिया, जिसके बाद 2 बदमाश तो भागने में कामयाब हो गए, लेकिन एक को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया और दोनों गार्डों को रोहतक पीजीआई में भर्ती करवाया गया है। आज दोपहर करीब कोई 1:45 बजे की बात है। 3 लड़के कहनौर बैंक एसबीआई की स्टेट बैंक की ब्रांच है और उस ब्रांच में 3 लड़के नौजवान डकैती की योजना बनाकर बैंक में एंटर हुए और उन्होंने आते ही 2 सिक्योरिटी गार्ड थे, उनके ऊपर आते ही फायर करना शुरू कर दिया। फायर में दोनों गार्ड इंजर्ड हैं। जो नरेश गार्ड है उसको 4 बुलेट इंजरी है, अभी वो खतरे में है। जो दूसरा गार्ड है राजेश, वो आउट ऑफ डेंजर, उसको भी 2 गोलियां लगी हैं। बैंक में मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो बदमाशों की संख्या 4 से 5 थी, जिन्होंने आते ही गोलियां चलानी शुरू कर दी थी, जिसमें बैंक के दोनों गार्ड घायल हो गए, जबकि एक ग्रामीण को भी गोली लगी है। पैसे लेने के लिए खड़ा हुआ था, दूसरा मेरे नंबर था, 2 साइड में लेडीज खड़ी हुई थी। जैसे पीछे से पटाखों की आवाज़ें पड़ा होती, पीछे देखा तो गनमैन बैठे हुए थे। दोनों गनमैनों के ऊपर बड़ा बट पिस्टल के फायर चल रहे थे। पिस्टल थी या राइफल क्या था ये हमारे कुछ नहीं दिखाई दिया। जैसे 3 फायर हुए तो हम देने भाई मैनेजर कमरे में जाए, नीचे बेंचों के साइड में जाके साइड में खड़े। उसी टाइम पूरा बैंक स्टाफ सारा एकदम भाग गया, सब जितने कर्मचारी लुक गए सब। ये हमने देखा कितने आदमी थे, कितने हमने नहीं देखा कुछ। उधर पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 भागने में कामयाब हो गए हैं। पुलिस का कहना है कि उन्हें भी जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कर रहे हैं। जो परमिंदर लड़का है उसके ऊपर कुछ केसेज हैं, क्रिमिनल केसेज हैं, उसके अब इन्वेस्टिगेशन करेंगे जैसा होगा। सुरक्षा गार्डों की बहादुरी से एसबीआई की शाखा में लूट होने से बच गई। सुरक्षा गार्डों ने बहादुरी दिखाते हुए बैंक को लूटने से बचा लिया। इनकी बहादुरी और मुस्तैदी को देखते हुए इन्हें 26 जनवरी को सम्मानित किया जाएगा। लेकिन गोलियां लगने के बाद भी बदमाशों का मुकाबला करना वाकई में दर्शाता है कि इन्होंने अपनी ड्यूटी को पूरी ईमानदारी से निभाया। एवं तहलका हरियाणा के लिए कलानौर से अशोक तमर के साथ रोहतक से सुदर्शन पवार की रिपोर्ट। और इसी के साथ हरियाणा टुडे में फिलहाल इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एवं तहलका हरियाणा के साथ। नमस्कार।